नमस्कार साथियों, मैं दिलीप शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आरकेपी स्टडी प्लस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोगों की वर्णमाला की क्लास 2 हुई थी, प्रैक्टिस सेशन था। आज उसी को जारी करते हुए अपनी वर्णमाला की क्लास 3 को स्टार्ट करते हैं। और इसी को जो है हम लोगों के कल जो है 30 क्वेश्चन हो चुके थे, 30 को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 ये हुआ था कल हम लोगों का, निम्नलिखित में से ताड़नजात वर्ण है। आप लोगों को बताया था ताड़नजात वर्ण कौन सा है, ला है। इसी को बताया था, एक ला भी होता है, इसी को बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। ठीक है, इतना हो गया था। अब हम लोग अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया गया है, कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। एक आपका अनुस्वार होता है और दूसरा विसर्ग होता है। अनुस्वार में आपका क्या आता है, ये अंग आता है, और विसर्ग में आपका ये आहा आता है। ये इतना हो गया। हस्व स्वर आपको बता दिए थे, हस्व कौन कौन से होते हैं, आ, ई, आ हो गया, ई हो गया, ओ हो गया, और री हो गया। ये इतना हो गया। दीर्घ स्वर आपको बताए थे, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, इसको भी विभाजित किया था 3 और 4। 3 मूल होते हैं, बड़ा, फिर बड़ी, बड़ाऊ, और ये आपके संयुक्त स्वर होते हैं, ये भी आपको बता दिया था, संयुक्त स्वर। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कौन सा वर्ण है जो कि ओष्ठ भी है, और ओष्ठ आपको बताया था कौन सा होता है, पावर्ग। ओष्ठ होता है आपका पावर्ग। और अल्पप्राण बताए थे, अल्पप्राण में आपका 1, 3, 5 आता है, और घोष वर्ण भी आपको बताया था 3, 4 और 5 होता है। अब इसमें कॉमन देखो क्या, 1, 3, 5, 3, 4, 5 में आप देखोगे 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है। यानी कि पा वर्ग का आपको जो है तीसरा या फिर पांचवा वर्ण देखना है। ऑप्शन में देखो पा, ये पहला हो गया, ये यानी कि ये नहीं हो सकता। उसके बाद पा फा, फा आपका दूसरा हो गया, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। पा फा बा, बा आपका कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। और उसके बाद अगर हम देखें पा फा बा भा, भा चौथा हो गया। आपको देखना कौन सा था, या तो तीसरा मिलता है या पांचवा मिलता है। आपको तीसरा मिल गया, आंसर हमारा कौन सा हो गया, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है, ई, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है। तो अब देखिए, ई और ई चा वर्ग पूरा हमने आपको बताया था, चा वर्ग का उच्चारण जो है तालव्य होता है। और इसी में आपको छोटी और बड़ी दोनों भी बताए थे। ठीक है, ये आपका हो गया तालव्य, तो आंसर हो गया तालव्य। मूर्धन्य आपको बताया था, मूर्धन्य में आपका क्या आता है, टावर्ग। मूर्धन में टावर्ग हो जाएगा। तालव्य आपको बता दिया है, कंठ से कावर्ग हो जाएगा, कावर्ग। उसके बाद ओष्ठ में आपको पावर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। देखो, दीर्घ स्वर भी हो और उसके साथ साथ आपका कंठ तालव्य भी हो। और दीर्घ स्वर आपको पता है कौन कौन से होते हैं। अब देखें, कंठ तालव्य में हमने देखा है बड़ा ऊ जो है, ऊ ये आपका ओष्ठ होता है, री मूर्धन्य होता है, औ आ, औ जो है ये आपका हो जाएगा कंठस्थ है, क्योंकि अ जो है हमने आपको बताया था, आ प्लस ऊ मिलके क्या बन जाएगा, अ बन जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं ए।
ए जो है ये आपको बताया था आ प्लस ई, ये आपका ए बन गया है और यही आपका आंसर है कंठ तालव्य। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इनमें से समृत स्वर है, और समृत से आपको हमने बताया था समृत सुई, समृत सुई। तो सुई में देखो क्या है, सुई में ये आपका बड़ी ई आंसर मिल गया इसे ही। अब अगर देखें हम आपको अगले क्वेश्चन पे ही चलो आते हैं सीधे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उच्चारण की दृष्टि से संबल, संबल, कंबल, बिस्किट आप लोगों को बताया था ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है, तो संबल कौन सा हो जाएगा, संबल आपका आंसर हो जाएगा संपृक्त ध्वनि। युग्मक आपको बताया था द्वित, यही होता है, और संयुक्त आपको बताए थे प्राण, घ्राण वगैरह, ठीक है, ये आपके हो गए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, रा का विवरण है। अगर रा का विवरण पूछा गया, इनमें से रा का विवरण कौन सा है। पहला ऑप्शन देखो आपको दिया गया वत्स है, साथ साथ लुंठित भी है, सघोष भी है और अल्पप्राण है, या फिर वत्स है, संघर्षी है, अघोष है, अल्पप्राण है, या वत्स है, स्पर्श है, सघोष है, महाप्राण है, या फिर वत्स है, पार्श्विक है, सघोष है, महाप्राण है। बताइए आप लोग इनमें से आपका कौन सा आंसर हो सकता है, सोचिए तब तक। देखिए अब हम आपको बता रहे हैं, रा जो है ये आपका वत्स भी है, इसको बोलते हैं, सही आंसर हमारा कौन सा है, पहला। रा जो है इसको वत्स भी बोलते हैं, आपको बताया था रा को हम लुंठित भी बोलते हैं, और लुंठित बोलने के साथ साथ इसको हम जो है पार्श्विक, पार्श्विक भी बोलते हैं, साथ साथ यहाँ पे हम सघोष भी बोलते हैं और अल्पप्राण भी बोलते हैं। सघोष और अल्पप्राण, सघोष में हमने बताया था आपका हो जाएगा 3, 4, 5, और इसी के साथ सभी स्वर, सभी स्वर, और आपको अंतःस्थ, अंतःस्थ ये बताए थे, और अल्पप्राण में 1, 3, 5 ये बताए थे अल्पप्राण हो जाएंगे। इसमें भी एक चीज और याद करने की ट्रिक आप लोग देख लो कि जिसमें भी 3 हो, 1, 2, 3, ये 3, 4, 5 है, यहाँ पर भी 1, 2, 3, 1, 3, 5 है, जिसमें भी 3 हो उन सभी में आपका सभी स्वर और सभी अंतःस्थ भी आते हैं। जैसे कि इसमें सघोष में 3, 4, 5 हो गया, और अघोष जो है, अघोष बताया था, अघोष, अघोष में आपको 1 और 2 होता है, और इसी साथ महाप्राण बताया था, महाप्राण में 2 और 4 होता है। देखो 1 और 2 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 और 4 है, यानी कि 2 ही दे रहे हैं, 1 और 2 इधर, 1 और 2 इधर, जिसमें भी 2 होंगे वहां पर आपका स्वर और अंतःस्थ नहीं आएंगे। जहां पर 3 होंगे, 1, 2, 3, देखो यहाँ पर भी सभी स्वर है और अंतःस्थ, यहाँ पर भी आपके अंतःस्थ है। इसी तरीके से 1, 3, 5 तो यहाँ पर भी सभी स्वर हो जाएंगे, और सभी स्वरों के साथ आपका क्या हो जाएगा, अंतःस्थ भी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो रा आपका वत्स तो है, वत्स के साथ साथ ये जो संघर्षी दिया गया है, संघर्षी रा नहीं है, संघर्षी आपको बताया है। देखिए संघर्षी वो होते हैं ओस्म, जो ओस्म होते हैं इन्हीं को संघर्षी बोलते हैं, और ओस्म आपको बताए थे सा, शा और सा, और साथ में इसके हा होता है, ये आपके ओस्म हो गए, ठीक है। अब अगले अगर क्वेश्चन पे देखना, महाप्राण आपको बता ही दिया, सघोष बता ही दिया, पार्श्विक भी बता दिया, और उसके बाद अगर हम देखें अगले क्वेश्चन पे, देखो पार्श्विक यहाँ पर है, वत्स है, सघोष है, इसके साथ आपका देखो महाप्राण दे दिया गया, तो महाप्राण की वजह से अब ये रा नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखो आपसे पूछा गया जीव के भाग के आधार पर, हमने आपको बताया था जीव के भाग के आधार पर पूछा जाए या फिर जीवा के आधार पर पूछा जाए, तो जीवा के आधार पर 3 होते थे, अग्र, मध्य और पश्च, और वही आपसे पूछा गया जीव के भाग के आधार पर तो 3 होंगे, देखोगे अग्र भी हो जाएगा,
मध्य भी हो जाएगा, पश्च भी हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा गया कौन सा नहीं है, तो हमारा सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, विव्रत होगा। अगर हम देखें ये विव्रत और संव्रत आपको बताए थे, एक संव्रत, अर्धसंव्रत, विव्रत और अर्धविव्रत। ठीक है। अब अगर हम देखें, ये हमने आपको बताया था मुखाकृत के आधार पर, किसके आधार पर बताया था, मुखाकृत के आधार पर। मुखाकृत के आधार पर ये आपको बताए थे चार होते हैं, एक संव्रत, अर्धसंव्रत, विव्रत और अर्धविव्रत। बता तो चुके ही हैं आपको कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अगला देखो, पूछा गया है संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है। अब ज्ञा देखो किससे बनता है, क्या गा और आ मिलके बनेगा, नहीं, जा और या, यही आपका हमारा सही आंसर है। सही आंसर ये हो गया, ये आपको का और गा हो गया, ये गा होना, ये कोई नहीं हो गया। सही आंसर कौन सा होगा, दूसरा होगा। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, उसको देखो घुमा के पूछा गया है कि अब की में कह दिया गया कि शब्द की सबसे छोटी इकाई। मौखिक आपको बताई थी ध्वनि होती है, लिखित जो है वो आपकी वर्ण होती है, और उसके बाद आपको हमने बताया था कि अर्थ के आधार पे जो है वो आपका शब्द हो जाता है। और अब की में इन्होंने पूछ लिया है कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो शब्द की भी सबसे छोटी इकाई जो है हमारा आंसर क्या होगा, वर्ण हो जाएगा। अयोग वह आपको बता ही दिए हैं, व्यंजन भी पता है और स्वर भी पता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। और जल्दबाजी में नहीं पढ़ना भूल जाते हैं कि नहीं पूछा गया है कि आपसे है पूछा गया है, और जल्दबाजी में हम ये चीज भूल जाते हैं, इसीलिए इसको सर्कल कर लिया करो। कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो झा का उच्चारण तालु से होता है, ये झा जो है आपके चा वर्ग में आता है, और चा का उच्चारण तालु से होता है चा वर्ग का, इसलिए ये वाला क्या है, सही है। और हमसे पूछा गया था नहीं है, यानी कि ये बात सही है। खा का उच्चारण कंठ से होता है, खा जो है का वर्ग में आता है, यानी कि ये भी बात सही कही गई है। उसके बाद दिया गया टा का उच्चारण दंत से होता है, ये बात गलत है, दंत से नहीं होता है, टा का उच्चारण स्थान मूर्धन्य होता है, या मूर्धा कह दो इसे। अगला देखो पा का उच्चारण ओष्ठ से होता है, ये भी सही है, हमसे नहीं पूछा गया था, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। यानी कि आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें री की मात्रा का उपयोग हुआ है। अब देखते हैं, देखो वृष्टि, यहाँ पे देखो री और यहाँ पे भी देखो री दिख रहा है, यानी कि हमारा ऐसे देखने से ही आंसर पता चला, सही आंसर कौन सा है, वृष्टि। क्रिया में जो है आपका ये आधा रा का प्रयोग हुआ है, ना कि री का प्रयोग हुआ है। रिपु में जो है हमारी ई की पाई का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पे भी री नहीं होगा। और वर्षा में भी हमारा आधा रा का प्रयोग हुआ है, तो सही आंसर कौन सा है, पहला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पूछा गया है ओष्ठ, महाप्राण, घोष व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है। देखिए आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लाए हुए हैं, देखिए पढ़िए और आप लोग भी लगाने की कोशिश कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया ओष्ठ, और ओष्ठ का मतलब क्या है, पावर, पा वर्ग। इसके बाद आपसे बोला गया है महाप्राण, पा वर्ग में आपका महाप्राण हो, महाप्राण बता रहे हैं बार बार कि 2 और 4 होता है। घोष व्यंजन, घोष या सघोष, 3, 4 और 5। अब अगर हम देखें तो पा वर्ग में यहाँ पे 2, 4, यहाँ पर 3, 4, 5 कॉमन, देखो फिर से क्या मिला हमको, 4 मिला है, यानी कि पा वर्ग का चौथा जो होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो देख लो ये आपका पा फा बा भा मा, यानी कि पा वर्ग में आते ही नहीं, यारा लावा आता है, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अगर देखें तो हम फा, पा फा बा भा मा, तो पा फा ये आपका दूसरे पे आता है, ये आपका चौथे पे आता है, और ये आपका जो है पा वर्ग में आते ही नहीं, ये आपका ता वर्ग में आता है, ये गलत हो जाएगा। तो सही आंसर देखो चौथा हमारा कौन सा हो गया, भा हो गया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो पूछा गया है, ग, जा, छा, चा और टा, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? अब आपसे संख्या पूछी गई है कि बताओ कितने शब्द ऐसे हैं जो कि आपके तालव्य भी हैं, महाप्राण भी हैं और घोष भी हैं। अब हम देखें तो तालव्य में हमको पता है चा वर्ग आता है, तो सबसे पहले तो देख ले चा वर्ग वाले कितने हैं। क्या गा चा वर्ग में आता है? नहीं आता है, इसको काट दो। फिर जा आता है, ठीक है, छा भी आता है और चा भी आता है। ता जो है ये टा वर्ग अलग ही होता है, चा वर्ग में नहीं आता है, इसको भी हटा दो। अब आगे आपसे पूछा गया था कि चा वर्ग में ये जो है वो आपका महाप्राण भी हो, यानी कि दूसरा और चौथा हो। जरा दूसरा और चौथा देखें, चा हमारा पहला होता है, छा दूसरा होता है और जा जो है तीसरा होता है, ठीक है। अब इसी में आपको बोला गया था कि हम देखें घोष भी हो, और घोष का मतलब तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अब अगर देखें तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? चौथा और चौथा, यानी कि अब आपको चा वर्ग का चौथा देखना है कितना है। तो अगर बाई चांस होगा भी तो चा वर्ग का चौथा तो एक ही होगा भाई, चा वर्ग का चौथा कोई दो चार तो होंगे नहीं, एक ही तो होगा। और अब इसमें देखना है कि क्या वो एक है कि नहीं है। तो देखोगे चा, छा, जा, झा, और झा यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। इतना क्लियर है सब लोगों को? अगर क्लियर है तो जल्दी से जल्दी सब लोग जो है चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और सभी दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच, जो भी हो आपके जान पहचान में, सब लोग इसको जो है सबके बीच में क्या कर दो? शेयर कर दो जल्द से जल्द। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है अल्प विराम का चिन्ह है। अब देखो अल्प विराम आपसे पूछा गया है, इसमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। ये वाला जो है ये आपका अर्ध विराम होता है, ये आपको पता है ये विस्मयादि होता है, विस्मयादि बोधक। इसके बाद ये वाला बता ही दिया, और ये आपका पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी आप लोगों को विराम चिन्ह बता देंगे, समझा देंगे आगे। देखो दिया गया है हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। आपसे पूछा गया है कि हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है। अब आप लोग बताइए कहां पर होता है। पहला दिया गया है वाक्य पूरा करने के लिए, वाक्य पूरा करने के लिए हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, या फिर संकेत देने के लिए होता है, या फिर अर्ध स्पष्ट, अर्ध नहीं, ये लिखा है आपका अर्थ, अर्थ स्पष्ट करने के लिए होता है, या फिर लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए होता है। बताओ सभी लोग किसके लिए होता है? चलो अब हम बता देते हैं। देखो हंस पद जो होता है ये आपका, पहले तो ये देखो लिखा कैसे जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है, और इसी को बोलते हैं त्रुटि बोधक। इसी को क्या बोलते हैं? त्रुटि बोधक, ठीक है। या फिर जो चीज अक्षर छूट जाता है, हम लोग क्या करते हैं बीच में ये हंस बोधक जो हंस पद चिन्ह है इसको लगा देते हैं और ऊपर नोट कर देते हैं। तो इससे अब आप लोग समझ जाएंगे कि समझ गए होंगे क्या होगा इसका आंसर। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है? लिखने में अक्षर छूटने पर संकेत देने के लिए हंस पद का प्रयोग किया जाता है। देखो अर्थ स्पष्ट करने के लिए जो होता है वो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी चीज को हमारा अर्थ समझ नहीं आ रहा है तो वो चीज जो है ब्रैकेट में नोट कर दी जाती है। तो ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है अर्थ स्पष्ट करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये आप लोगों को दिए गए हैं अल्प विराम, और अल्प विराम का चिन्ह आपको दिया गया है, कैसे बनता है? ऐसे बनता है। उसके बाद दिया गया अर्ध विराम, और अर्ध विराम कब कैसे बनता है? ऐसे बनता है। उसके बाद दिया गया उपविराम, उपविराम का जो है वो ऐसे बनता है। देखो अल्प विराम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जहां पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहां पे हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं,
और अर्ध विराम जो दिया गया, अर्ध विराम का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पर हमें अल्प विराम से थोड़ा ज्यादा रुकना हो और पूर्ण विराम से थोड़ा कम देर के लिए रुकना हो, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं? अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। उप विराम का प्रयोग जो है वो आपको दिया गया है। उप विराम का प्रयोग इसलिए किया जाता है किसी चीज को अगर हमें स्पष्ट करना है तो वहां पे हम क्या कर देंगे? उप विराम। जैसे हमने लिख दिया है इसको हटा दो। अब इसके बाद अगर हमको लिखना है तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? यहाँ पे हम ये उपविराम का प्रयोग करेंगे, ये जो दिया गया है, ठीक है, राम के अन्य नाम, और इसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा क्या है? ये उपविराम है। अगले पे बढ़ते हैं, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम आपको पता है, पूर्ण का मतलब पूरी तरह से और विराम मतलब रुकना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम का हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, अगर कोई चीज प्रश्न पूछना है तो उसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक या आश्चर्यजनक चिन्ह, जैसे ये आपको दिया गया विस्मयादिबोधक या आश्चर्यजनक चिन्ह, सॉरी। अब देखो, अभी हम लोगों का जो हम आप लोग सब लोग पेपर देके गए थे और जब वापस आए हैं तो पता चला, पेपर देके जब वापस आए तो हमको पता चला कि पेपर लीक हो चुका है, ठीक है। तो जिसका जिसका पेपर लीक हुआ था वो तुरंत क्या बोला? अरे क्या बता रहे हो? तो ये जो आपका अरे आया है, अरे, ठीक है, क्या बता रहे हो, ये क्या हो गया? ये आपका विस्मयादिबोधक हो गया। और उसके बाद कई सारे धरने हुए, ठीक है, हम लोगों का धरना वगैरह जो भी था सब सफल हुआ। और उसके बाद जो है पेपर लीक जो हुआ था उसको कैंसिल करके पुनः परीक्षा कराने की बात कही गई। और जैसे ही पुनः परीक्षा की बात हुई हम लोग क्या हो गए? बहुत ही प्रसन्न हो गए, ठीक है। और क्या कहा? वाह वाह। तो ये भी क्या हो गया? ये आपका हो गया विस्मयादिबोधक चिन्ह। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, क्या ये दिया गया? निदेशक चिन्ह या फिर डैश चिन्ह। देखो, एक आपका योजक होता है और एक होता है निदेशक। दोनों देखो, जो योजक होता है ये आपका छोटा और डैश होता है, और ये जो निदेशक होता है ये बड़ा होता है। योजक का प्रयोग कहां पर करते हैं? इसको कहते हैं योजक, इसको कहते हैं योजक, और इसको बोलते हैं निदेशक, इसको बोलते हैं निदेशक। देखो, योजक का प्रयोग है हम वहां पर करते हैं जहां पर हम समान अर्थ वाले या विपरीत अर्थ वाले शब्द नोट करते हैं, वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमने नोट कर दिया दिन रात, दिन रात, या फिर सुबह शाम, सुबह शाम, धीरे धीरे, धीरे धीरे। इस तरीके से ये जो बीच में प्रयोग करते हैं, सुबह शाम, ठीक है, धीरे धीरे, तो ये हम लोगों का जो बीच में प्रयोग करते हैं ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है योजक चिन्ह। और जो निदेशक चिन्ह होता है, अगर हम किसी के बारे में कोई बात बता रहे हैं उसके बाद लास्ट में जो है ऐसे करते हैं, वो क्या होता है? वो हमारा होता है निदेशक चिन्ह। अब देखो आगे, अभी आप लोग पढ़ चुके हैं हंस पद, इसी को बताया था त्रुटि विराम या त्रुटिबोधक चिन्ह। ये देखो हमारा ऐसे बना है। इसके बाद अगला देखो, विवरण चिन्ह। ये विवरण चिन्ह कैसे बनता है? ऐसे बनता है। इसके बाद दिया गया है पाद चिन्ह, ये हमारा ऐसे बनता है। फिर दिया गया है लाघव चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह, ये हमारा ऐसे बनता है। जैसे कि अगर हम जो डॉक्टर लिखते हैं इसको संक्षेप में करते हैं तो ऐसे तो नोट करते हैं। बाई चांस हमने जल्दी में उत्तर प्रदेश लिखना है तो ऐसे नोट करते हैं। तो ये वाला जो है ये हमारा कैसा है? लाघव चिन्ह है। अगली देखो, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, अगर किसी चीज को हमें बार बार पुनरुक्ति करनी है या दोबारा लिखना है तो हम लोग क्या कर देते हैं? ये इस चीज का प्रयोग कर देते हैं ताकि हमको बार बार ना लिखना पड़े, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। आगे देखो दिया गया उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह। ये हमारे उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह और अवतरण चिन्ह जो है वो दो तरीके के होते हैं।
एक हमारा होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह और एक होता है इकहरा उद्धरण चिन्ह। देखो इन दोनों में फर्क समझ लो। देखें अगली स्लाइड है कि नहीं है, यहाँ पर तो पीछे आते हैं। देखो जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है ये हमारा प्रयोग कब किया जाए, जब किसी की बात को जस का तस हमको नोट करना होता है तो वहां पे हम क्या करते हैं, दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम नोट नहीं करेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो है ये हमारा कैसे दोहरे उसमें नोट किया जाएगा। जैसे यहाँ पे इधर और ये इतने में ये पूरी बात नोट कर दी जाएगी। अगर आपको दिया गया है इकहरा उद्धरण चिन्ह, और जो इकहरा उद्धरण चिन्ह होता है ये अक्षर या जो शब्द, जो किसी ने कोई शब्द कहा है या कोई बात कही है तो कोई एक कथन, जैसे हम किसी का नाम ही नोट कर देते हैं, चलो अपने ही नाम नोट कर देना है, तो इसको जो है ये हम क्या करेंगे, एक उसमें नोट करेंगे, ना कि दोहरे में नोट करेंगे। इतना क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। योजक चिन्ह अभी आपको बता ही चुके हैं। उसके बाद दिया गया लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह। इसका प्रयोग ये ऐसे कट बनता है, ये आपको या फिर प्लस या फिर ये डॉट 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 होता है। इसके बाद देखो आपको दिया गया है विकल्प सूचक चिन्ह, किसी को बोलते हैं तिरछी रेखा। तुल्यता सूचक चिन्ह आपको पता है इक्वल। उसके बाद हो जाएगा आपका टीका सूचक पद या तारक चिन्ह या फुटनोट। उसके बाद आपका हो जाएगा समाप्ति सूचक चिन्ह और ये हो जाएगा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। उसके बाद पाद बिंदु। चलो अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो आपको दिया गया है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है। अब आपसे पूछा गया है कि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी गई है। तो कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी है? क्या 15 मानी है या 18 मानी है या 20 या 25? बताओ। देखो सही आंसर है हमारा 20। कितनी मानी है? 20 मानी है। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है लेन देन, विरह मिलन, जड़ चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अभी देखो हमने बताया था कि देखो लेन देन इनके बीच में, विरह मिलन इनके बीच में, और उसके बाद जड़ चेतन इनके बीच में किसका प्रयोग किया जाएगा। और इसको क्या बताया था? इसको बोलते हैं योजक। इसको बताया था अल्प, इसको उपविराम और इसको अर्धविराम। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला देखो प्लस 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 रेखांकित चिन्ह कौन सा है? बताओ, क्या यह समाप्ति सूचक चिन्ह है या लोप सूचक चिन्ह है या फिर टीका सूचक चिन्ह है या फिर स्थान सूचक चिन्ह है? क्या स्थान सूचक चिन्ह पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा ना। तो अब बताओ समाप्ति सूचक होगा या लोप सूचक होगा या टीका सूचक होगा? इनमें से कौन सा हो सकता है? तो हमारा सही आंसर है लोप सूचक चिन्ह है। ठीक है। अगर समाप्ति सूचक चिन्ह देखें तो ये हमारा ऐसे बनता है, समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। आपसे पूछा गया इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण जो है कंठ तालु है। कंठ तालु को ही बताया था कंठ तालव्य कहते हैं। अब बताओ कौन सा होगा? हा का उच्चारण आपको पता है कंठ होता है, और इसी को बताया था काकल्य कहते हैं, और इसी को स्वर यंत्रमुखी। अगला देखो ये आपका होता है कंठ तालव्य, यही हमारा सही आंसर है। ओ जो है ये आपका होता है कंठोष्ठ है, और उसके बाद छा जो है इसको बोलते हैं तालव्य। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभाव को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है। देखो अभी आपको
हर्ष, जब आप लोगों को क्या पता चला कि हाँ पेपर पुनः होगा तो हर्ष हुआ था, और जब पता चला पेपर लीक हुआ तो क्या हुआ था, दुख हुआ था। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कैसे होते हैं, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, क्या विस्मरण होगा, या विवरण चिन्ह होगा, या फिर हमारा एकरा उद्धरण चिन्ह होगा, या फिर दोहरा उद्धरण चिन्ह होगा। अभी देखो अक्षर और शब्द पर बोला गया है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, एकरा उद्धरण चिन्ह होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कंठोष्ठय दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठोष्ठय हो दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण पूछा गया है। री मूर्धन्य, ओ कंठोष्ठय, उ ओष्ठ, और उसके बाद ए जो है कंठ तालव्य, कंठ तालव्य। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, शीला कहिए क्या हाल है। अब देखो शीला पूछ रही है कहिए क्या हाल है, और ये आपको लगा है, अब यहाँ पे देखोगे तो ये इन दोनों के बीच में नहीं, ये शीला ने जो बात कही है उसके बाद लगा है। जैसे हम लोग कोई चीज बोलते हैं मोहन, अब मोहन ने कौन सी बात कही है उसको यहाँ पर आगे नोट करते हैं, तो ये वाला जो चिन्ह है इसी को बताया था हमको, हमने क्या कहते हैं, निदेशक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। घा, गा, डा, वा और ता, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं। अघोष, अघोष व्यंजन में आपसे पूछा गया है कि कौन से होते हैं, एक और दो, एक और दो, कितने अघोष व्यंजन हैं। तो आंसर क्या, सॉरी, इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं। तो अब देखें तो वर्गों का पहला और दूसरा होता है। अब अगर वर्गों का पहला और दूसरा होता है तो यहाँ पे देखो घा दिया गया है, गा दिया गया है, ये आपका आता है चौथे पर, ये आपका आता है तीसरे पर, ये आपका आता है ये यारा लावा, ये आपका यारा लावा अंतहस्त में आता है, अंतहस्त, और अंतहस्त अघोष में आते नहीं है। उसके बाद देखेंगे ता जो है ये आपका पहले पर आता है। तो अब देखो केवल कौन सा है, केवल ता ही तो है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, एक तो ता हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा एक। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक आप लोगों की रहेगी। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी रही है, अच्छी रही है तो भी बता दीजिएगा, खराब रही है तो भी बता दीजिएगा। आज आप लोग को कैसा सेशन लगा है। मेरे हिसाब से तो हमने तो बहुत अच्छा कोशिश की है। आप लोगों को अगर कोई त्रुटि रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बता सकते हैं। और इस चैनल को हम एक बार फिर से कह रहे हैं कि सब लोग जल्दी से जल्दी क्या कर दें, सब लोग एक दूसरे के बीच शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।